गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक गवर्नर जनरल वाइसराय है। ये जो टॉपिक है ना, आपका हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एक या दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर ही रहता है। तो गवर्नर जनरल में मेनली क्या पूछा जाता है, उनका सेशन और उस समय के जो है कि उनका जो कार्य किया गया है उनके समय में, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 174 नंबर प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने भारत की पंचविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? तो कॉर्नवालिस तो आप लोग सभी जानते हैं। कॉर्नवालिस के टाइम में ही जो है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ओके। और इनका जो सेशन है 1786 से 1793 है, और सेकंड वाला जो सेशन है 1805 है। ठीक है, 1805 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर यूपी में पड़ता है उनका। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा कि उनका कब्र कहाँ है, गाजीपुर में है। और फर्स्ट जो सेशन है वो 1786 से 1793 है। ठीक है, उस समय उनका वो कार्यकाल था। भारत के प्रशासन को उन्होंने पुनर्गठित किया है। ऐसी प्रणाली की शुरुआत की जिसमें ब्रिटिश भारतीयों को विभिन्न विशेषाधिकारों के साथ उच्च वेतन वाले प्रशासकों के रूप में भारत भेजा जाता था। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं के कार्य को प्रकृति, वेतनमान और नियुक्ति पदाधिकारी के आधार पर ही प्रंशविधाबद्ध और गैर प्रंशविधाबद्ध सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 174 नंबर आपका जो प्रश्न था वो कॉर्नवालिस के बारे में था। कॉर्नवालिस के बारे में दो तीन चीज़ हम लोग जान जाते हैं। एक न्यायिक सुधार, उसका प्रशासनिक सुधार और पुलिस सुधार। तो न्यायिक सुधार में कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया? एक तो जिला फौजदारी अदालत को समाप्त करके वो 4 भ्रमण करने वाली और अदालत शुरू किया था, जिसमें 3 बंगाल में था जो कि कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका, और एक बिहार में था जो कि पटना में था। ठीक है, तो 4 भ्रमण करने वाली अदालत कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और बिहार में था। कानून की विशेषता का नियम दिया था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया। कॉर्नवालिस कोड 1793 में शुरू हुआ था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड कलेक्टर के न्यायिक फौजदारी शक्ति से हटाने का बात किया गया था। सिर्फ कर से संबंधित शक्ति जो है वो रह जाएगा। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आपका पूछ चुका है प्रश्न, जो है कॉर्नवालिस कोड क्या है। न्यायिक संगठन की स्थापना भी की थी। प्रशासनिक सुधार में अगर हम लोग आते हैं ना, तो अधिकारियों और कर्मचारी के वेतन में वृद्धि किया। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। पुनर्गठन किया। भारत में पंचविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि गवर्नमेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया। कालांतर में यही चीज़ जो है आईसीएस यानी कि भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर भी युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ है। ठीक है, और पहला किसके टाइम में हुआ है? तो जॉन कार्टियर के टाइम में। जो सेकेंड मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ है? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, 1780 से 84 के बीच। तीसरा हुआ है कॉर्नवालिस के टाइम में, और चौथा आपका मैसूर युद्ध वेलेस्ली के टाइम में हुआ है। ठीक है, पुलिस सुधार में कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया? कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। पुलिस थाना की स्थापना की। पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो मृत्यु है वो तो बता ही चुके हैं कि गाजीपुर में हुआ। दीवानी और न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन भी इसने किया था। ठीक है, और उसके बाद आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है कि इसके टाइम में जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया। 1790 में जो 10 वर्ष की व्यवस्था थी उसको, जिसे जॉन सोर की व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको ही स्थायी बंदोबस्त 1793 में कर दिया गया। जमींदारों को अब भू राजस्व का 8/9 भाग जो है कि दिया जाता था, और कंपनी को 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। ठीक है, सॉरी, 8/9 भाग कंपनी को दिया जाता था, और 1/9 जो भाग है वो
जमींदार अपने पास अपनी सेवा के लिए रखते थे अपने पास। ओके। कॉर्नवालिस ने व्यापार बोर्ड के सदस्य संख्या को घटाकर 11 से 5वीं कर दिया था। व्यापार बोर्ड की जो सदस्य संख्या थी उसको 11 से 5 कर दिया था। नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है कि कॉर्नवालिस के बारे में जान चुके हैं। अब 75 नंबर प्रश्न में आते हैं। 175 में है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये तो आप सबको पता है। 1857 में और सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। जॉन लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का तो सेशन 56 से 62 है, वो इसके समय में नहीं था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इसमें है कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम का जो है अधिनियम कैनिंग के समय में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के समय माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण और 1859 में यूरोपीय सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह, गवर्नर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अन्य उल्लेखनीय घटनाएं थी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 176 नंबर प्रश्न में। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रेपन ने किया था। लिटन ने लगाया था 1878 में और 1882 में रिपन ने इसको निरस्त कर दिया। 177 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के टाइम में हुआ था, नॉट कर्जन। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि वारेन हेस्टिंग्स। व्यापकत्व सिद्धांत डलहौजी। इल्बर्ट बिल रिपन। ठीक है, चलिए। 178 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायसराय पर विचार कीजिए? तो कौन सा है, मतलब कालक्रम बताने के लिए आपको सबका सेशन आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। कर्जन का है 1899 से 1905 तक। ठीक है। 1905 का बंगाल विभाजन उसका मुख्य घटना है उस समय का। लॉर्ड हार्डिंग का है 1910 से 1916। उस समय में आपका क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था ब्रिटिश राजधानी को। ठीक है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड का है 16 से 1921। 1919 का अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, बहुत सारी चीज़ें इस समय हुई थी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931। उनके टाइम में गांधी इरविन समझौता 1931 वाला जो है वो हुआ था। ठीक है। उसके अलावा आपका सविनय अवज्ञा, ये सभी चीज़ें हैं। ओके। 179 में आते हैं हम लोग। उसमें क्या है देखिए, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में व्यक्ति है और विषय। ठीक है। तो कौन सा विषय किससे जुड़ा हुआ है, ये बातें हैं। आपको तो पता है मैकडोनाल्ड जो है 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के लिए जाना जाता था, जिसने दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा था। लिनलिथ को तो पता ही, अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके अलावा डलहौजी 1840 के दशक में व्यापकत्व सिद्धांत, और उसके बाद आपका चैम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम। अफगानिस्तान के प्रति एक उत्साही अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लीटन था। उत्साही अग्रगामी फॉरवर्ड नीति अंग्रेजी विदेश नीतियों का एक समूह था। ठीक है। फॉरवर्ड नीति अंग्रेजी विदेशी नीतियों का एक समूह था जिसका उद्देश्य क्षेत्र में ब्रिटिश नियंत्रण और प्रभाव में वृद्धि करना था। ब्रिटिश नियंत्रण और प्रभाव में वृद्धि करना था, खासकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया की ओर। इसे भारत में लॉर्ड लिटन यानी कि 1876 से 1880 उसका टाइम है, वायसराय काल के दौरान अपनाया गया। इस नीति में आक्रमण, विलय या आज्ञाकारी बफर राज्यों के निर्माण के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करना शामिल था। वायसराय के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान हुई अन्य उल्लेखनीय घटनाओं में महान भारतीय अकाल 1876 से 78, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, शस्त्र अधिनियम 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, ये सभी शामिल है। ठीक है। प्रथम अफगान अंग्रेज युद्ध की क्षति एवं पूर्ववर्ती नीतिगत गलतियों को सुधारने के लिए कुशल आक्रमणता की नीति अपनाई गई थी। ये जो आपका 180 प्रश्न है वो आपका इसमें दिया हुआ। ठीक है। चलो 181 देखते हैं हम लोग। नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी?
जब नेपोलियन की शक्ति यूरोप के सामने साम्राज्य में खड़ी थी, उस समय कौन ऐसा था जो भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा? तो वेलेज़ली। वेलेज़ली कैसे ब्रिटिश प्रभुत्व को सुरक्षित सुनिश्चित किया? उसने 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति थी। सहायक गठबंधन के सिद्धांत को उसने लागू किया। राज्यों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया। क्षेत्रीय अधिग्रहण का उसने प्रयास किया। यूरोपीय उथल पुथल के बीच भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का बहुत विस्तार उसके टाइम में हुआ। वेलेज़ली की सहायक गठबंधन प्रणाली को तंजौर कर्नाटक के प्रशासन को संभालने के लिए लागू किया गया था। तंजौर कर्नाटक का प्रशासन को संभालने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने पेशवाओं के साथ बेशिन की संधि 1802 में भी की। उन्होंने पेशवाओं के साथ बेशिन की संधि 1802 में की। ठीक है। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन है किसका? लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए यह मेरी महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हम हाथ बटाएं। ये कथन है आपका लॉर्ड कर्जन का कांग्रेस के बारे में। ठीक है। चलो। ठगों के दमन के लिए कौन संबंध था? तो ठगों के दमन के लिए कैप्टन स्लीमेन था। 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच सक्रिय ठग भारत में एक गुप्त आपराधिक नेटवर्क था। 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, भारत में एक गुप्त आपराधिक नेटवर्क था जो यात्रियों को लूटने के लिए एवं गला घोंटकर उसकी हत्या करने के लिए जाना जाता था। कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमेन भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में ठगी पंथ के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैप्टन स्लीमेन के बारे में यह है कि वो ब्रिटिश अधिकारी थे और 19वीं शताब्दी में उन्हें ठगी पंथ के दमन के बारे में ना अच्छे से मतलब उठाया था, मतलब उनका योगदान है। विलियम बेंटिक ने इसको नियुक्त भी किया था। ठगों के विरुद्ध कई सफल अभियानों का नेतृत्व इन्होंने किया। उनके प्रयासों से अंततः संगठन का खात्मा हो गया। अब आते हैं हम लोग 184 नंबर प्रश्न में। इसमें है कि सूची 1 और 2, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। इसका ये आंसर सही है, 1 का 3, यानी कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स चार्ल्स कॉर्नवालिस, ओके, कॉर्नवालिस का द्वितीय अर्ल और प्रथम मार्क्वेस, ओके। कॉर्नवालिस का जो टाइम है 1786 से 1793 है। 3, 1 का 3 कैसे होगा? बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बनाए गए थे पद को संदर्भित करता है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम नियुक्त व्यक्ति थे। हालांकि इस मामले में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसी पद के तहत अपने महत्वपूर्ण कार्यकाल के कारण प्रासंगिक है। ठीक है। दूसरा देखिए, भारत के गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, ठीक है, जेम्स एंड्रयू ब्राउन्स रेमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्वेस, ये देखिए 1833 के चार्टर एक्ट ने प्रशासन को केंद्रीकृत किया और भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि स्थापित की। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी, जेम्स एंड्रयू और ब्राउन रेमजे जो बाद में गवर्नर जनरल बने, इस विवरण से मेल खाते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, ये 1858 के तहत जो भारतीय परिषद अधिनियम बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सीधे क्राउन शासन से बदल दिया गया। लॉर्ड कैनिंग इस दोहरी भूमिका को निभाने वाले पहले व्यक्ति थे। कैनिंग थे। सूची में प्रासंगिक जो है लॉर्ड मिंटो है, ठीक है, गिलबर्ट, जॉन इलियट, मरे, काइन माइंड। गवर्नर जनरल और क्राउन प्रतिनिधि, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में बनाए रखा। यहाँ प्रासंगिक व्यक्ति लॉर्ड बेवेल, आर्चीबाल्ड पर्सिवल बेवेल है।
हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता से कुछ समय पहले ही उनका स्थान ले लिया। तो आपका जो प्रश्न है ये आपका गवर्नर जनरल का ख़त्म होता है। संवैधानिक विकास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, इससे होगा क्या कि आपका हर टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है ना, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।